Hello everyone, Jai Hind. My name is Hamza Hasni and I welcome all of you to your channel, The Hind Guru Academy and Study Point. ओके, क्लास 12th की NCERT का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। देखिए, लास्ट लेसन नाम है चैप्टर का, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। तो बढ़िया चैप्टर है, इम्पोर्टेंस बता रहा है अपने देश की भाषा की। चलिए समझते हैं क्या है। तो देखिए क्या कह रहे हैं। आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वॉज इन ग्रेट ड्रेड ऑफ अ स्कोल्डिंग, स्पेशली बिकॉज एम हैमल हैड सेड that he would question us on participles and I did not know the first word about them। ठीक है, तो ऑथर कह रहे हैं कि उस सुबह मैं स्कूल के लिए लेट निकला। मैंने स्कूल का जो अपनी जर्नी थी वो लेट स्टार्ट की और मुझे बहुत डर था कि मुझे डांट पड़ेगी, और स्पेशली इसलिए भी क्योंकि एम हैमल जो कि इनके टीचर थे, उन्होंने कहा था कि वो पार्टिसिपल्स पर क्वेश्चन करेंगे और मुझे पार्टिसिपल के बारे में पहला वर्ड भी नहीं पता था। यानी मैंने पढ़ाई नहीं की थी, तैयारी नहीं की थी, ठीक है। For a moment I thought of running away and spending the day out of doors. It was so warm, so bright, the birds were chirping at the edge of the woods, and in the open field back of the sawmill the Prussian soldiers were drilling। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि एक पल के लिए तो मैंने सोचा कि मैं आज स्कूल का बंक मार देता हूँ और बाहर खेल कूद कर स्कूल का टाइम निकाल लेता हूँ, ठीक है, दिन बिता लेता हूँ। और इतना अच्छा मौसम था, वार्म हो रहा था। अच्छा, हमारे वहाँ क्या है कि वार्म को अच्छा नहीं समझा जाता है, क्योंकि हमारे वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ती है और ठंड हमारे वहाँ बहुत कम टाइम के लिए पड़ती है। लेकिन आप अगर उसी ठंड के टाइम को देखिए, उस ठंड के टाइम में जब बहुत ज़्यादा वाली ठंड होती है, जब लोग बिना जैकेट के नहीं निकलते हैं घरों से, बिना स्वेटर के नहीं निकलते हैं, उस ठंड में जो दोपहर का टाइम होता है, जब धूप मिलती है, वो वार्मथ कितना अच्छा लगता है हमें, है ना। तो ये ठंडे देशों के लिए क्या है, वार्मथ और भी बड़ी चीज़ हो जाती है ना। तो कह रहे हैं कि काफ़ी वार्म सा दिन था, ब्राइट सा दिन था। ब्राइट का मतलब क्या है कि सनी डे था, है ना। ब्राइट का मतलब सनी डे, सूरज निकला दिख रहा था। यूजुअली क्या होता है ठंडे देशों में, सूरज कम ही दिखता है, बादलों से छुपा रहता है, बहुत ज़्यादा फॉग होता है वगैरह वगैरह। तो ब्राइट सनी डे था, वार्म था। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स। वुड्स के किनारों पर, वुड्स बोलते हैं छोटे जंगल जो होते हैं, उनके किनारों पर चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ आ रही थी। ज़्यादा ठंड में चिड़िए भी नहीं चहचहाती हैं, ठीक है, बट दिन अच्छा था, वार्म था, तो इसलिए चिड़िए भी चहचहा रही थी। एंड इन द ओपन फील्ड बैक, और ओपन फील्ड के बैक की तरफ, सॉमिल के बैक में, बैक ऑफ द सॉमिल, सॉमिल होता है जो आरा मशीन होती है ना, जिसमें पेड़ काटे जाते हैं। तो सॉमिल के बैक में एक ओपन फील्ड था, वहाँ पर प्रूशियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे। ड्रिलिंग कर रहे थे यानी मार्च कर रहे थे। प्रूशियन सोल्जर्स कौन होते हैं? प्रूशियन जर्मनी के अंदर प्रोशिया एक जगह है, ठीक है, तो वहाँ से रिलेटेड, तो आप ऐसे समझ लीजिए जर्मन सोल्जर्स। तो जर्मन सोल्जर्स वहाँ मार्च कर रहे थे। ड्रिलिंग का मतलब मार्चिंग, ठीक है। It was all much more tempting than the rule for participles, but I had the strength to resist and hurried off to school। और ये सारी चीज़ें देख करके इतनी अट्रैक्टिव, इतनी इम्प्रेसिव लग रही थी कि पार्टिसिपल्स के रूल इसके आगे बिल्कुल भी इम्प्रेसिव नहीं थे। पार्टिसिपल्स के रूल से ज़्यादा ये टेम्पटिंग था, इम्प्रेसिव था। लेकिन मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी कि मैं इनके ये सारी इम्प्रेसिव चीज़ों को छोड़ करके स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ। मैं स्कूल के लिए मैं तेज़ चला गया स्कूल, मैंने तेज़ी की, हरी किया, ठीक है, कि मैं जल्दी जल्दी स्कूल पहुंच जाऊं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board। bulletin board क्या होता है? अभी तो हमें कहीं नहीं देखने को मिलता है, लेकिन पहले के ज़माने में शहरों में बीच में कहीं मेन जगहों पर बोर्ड्स होते थे, और सारी जो न्यूज़ होती थी वो बोर्ड पर ही ला करके पिन की जाती थी। यानी पहले न्यूज़पेपर्स नहीं बनते थे, जब तब की बात हो रही है। न्यूज़पेपर्स इतने पॉपुलर नहीं थे, कॉमन नहीं थे, कहीं कहीं बनते थे। तो
ज़्यादातर शहरों में क्या होता था कि एक बुलेटिन बोर्ड होता था गवर्नमेंट की तरफ से, और जो भी खबर होती थी, न्यूज़ होती थी, वहाँ जाकर पिन कर दी जाती थी, और शहर के जिन भी लोगों को न्यूज़ पढ़ने में इंटरेस्ट होता था वो जा कर के वहाँ पढ़ लेते थे। बाकी माउथ टू माउथ पब्लिकेशन हो जाता था, लोगों तक पहुँच जाती थी बातें। तो बुलेटिन बोर्ड के पास टाउन हॉल में लोगों की भीड़ लगी हुई थी। फॉर द लास्ट 2 years ऑल आर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर। लास्ट 2 years से 2 सालों से सारी बुरी खबरें जो हमारे लिए थी वो उसी बोर्ड से आई थी, ठीक है, उसी बोर्ड पर लगती थी। द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, सारी बुरी खबरें, है ना, लॉस्ट बैटल्स की खबरें, ड्राफ्ट की खबरें। देखो बैटल्स तो पता ही आपको, जंग, वॉर, तो जितने भी वॉर ये हार रहे थे, ठीक है, फ्रांस की कहानी, तो फ्रांस हार रहा था उस वक्त, तो वो हार की सारी खबर। ड्राफ्ट, यानी ड्राफ्ट कई तरह का होता है। एक तो ड्राफ्ट होता है जिसमें बैंक को कुछ पैसे देने होते हैं, एक ड्राफ्ट होता है कि किसी चीज़ की कॉपी आप बनाते हैं ना, तो वो सारी चीज़ें वहाँ लगती थी। और कमांडिंग ऑफिसर के जो ऑर्डर्स थे वो भी वहीं पर लगते थे। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग वॉट कैन बी द मैटर नाउ। और क्योंकि भीड़ लगी थी तो बिना रुके मैं अपने आप में सोच रहा था कि अब क्या बात हो सकती है, अब क्या मामला हो सकता है, ज़रूर कोई ना कोई बुरी खबर फिर आई है, ठीक है। देन एज आई हरीड बाय एज फास्ट एज आई कुड गो, द ब्लैकस्मिथ वॉचर हु वॉज देयर with his apprentice reading the bulletin called after me, "Don't go so fast, Bob. You will get to your school in plenty of time." तो जब मैं ये सोच रहा था और मैं वहाँ से जल्दी जल्दी निकल रहा था, है ना, जितनी तेज़ मैं जा सकता था उतनी तेज़ मैं जाने लगा, तो ब्लैकस्मिथ बोलते हैं लोहार को, जो लोहे का काम करता है। तो एक ब्लैकस्मिथ था जिसका नाम था वॉचर, जो कि अपने अप्रेंटिस यानी अपने जूनियर असिस्टेंट्स जो उसके होते हैं, अप्रेंटिस मतलब असिस्टेंट समझ लीजिए, उस अपने जूनियर्स के साथ, अपने असिस्टेंट्स के साथ खड़ा हुआ था वो। उसने मुझसे कहा, और वो क्या कर रहा था, वो बुलेटिन रीड कर रहा था। तो बुलेटिन रीड करते करते उसने कहा कि इतनी तेज़ मत जाओ बब, तुम्हें बहुत टाइम मिल जाएगा स्कूल पहुंचने का, यानी तुम स्कूल पहुंचोगे, तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा तब भी। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच्ड एम हैमल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रेथ। तो मुझे ये लगा कि शायद ये मेरा मजाक बना रहा है, ठीक है, और ऐसा सोचते फिर मैं स्कूल पहुंच गया। और स्कूल में ये क्या बता रहे हैं, एम हैमल इनके टीचर हैं। तो एम हैमल के जो छोटा सा गार्डन था, स्कूल के बाहर का गार्डन एरिया, वहाँ मैं पहुँच गया आउट ऑफ ब्रेथ, यानी मेरी सांस फूलने लगी, मैं इतनी जल्दी पहुँचा। ओके, यूजुअली व्हेन स्कूल बिगेन देयर वाज अ ग्रेट बसल व्हिच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो इनके स्कूल में हमेशा ये होता था कि यूजुअली बहुत शोर शराबा, बहुत आवाज़ें होती थी, बड़ा बसल होता था जो स्ट्रीट से भी सुनाई देता था। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, किस तरह की आवाज़ें होती थी, डेस्क के खुलने बंद होने की। फॉरेन वगैरह में जो डेस्क बनी होती है उसमें बॉक्स बना होता है, तो अपनी बुक्स वगैरह लोग वहीं रखते हैं, उसको बॉक्स को खोलते हैं, बुक्स निकालते हैं, बंद करते हैं, है ना। तो डेस्क के ओपनिंग एंड क्लोजिंग की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एक साथ सारे बच्चे, इन यूनिसन मतलब जब एक साथ सारे बच्चे बोलते हैं कि चीज़, तो वो लेसन रिपीट करने की आवाज़ आती थी, वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ आती थी। विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, ठीक है। तो एक साथ जब एक लय में बच्चे चिल्लाते हैं, अपना लेसन बोलते हैं और अपने कानों में ऐसे हाथ रख लेते हैं, ताकि उंगली रख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से सुनाई दे, हाथ रख लेते हैं या उंगली रख लेते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, सुनाई नहीं दे, ज़्यादा अच्छे से समझ में, ऐसे करके एक साथ जो है ए फॉर एप्पल ऐसे करके बोलते हैं ना, तो उस तरह से बोलने की आवाज़, ठीक है। और रूलर जो कि टीचर टेबल पर पटकते थे उसकी आवाज़ आती रहती थी। बट नाउ इट वॉज ऑल्सो स्टिल, लेकिन आज क्या था, इस समय क्या था कि ये सब कुछ बिल्कुल स्टिल था, बिल्कुल शांत था, ठीक है। I had counted on the commotion to get to my desk without being seen. मैं इसी पर डिपेंडेंट था कि शोर शराबा होता रहेगा, उसी शोर शराबे के बीच में मैं किसी को बिना दिखे जा कर के
चुपके से अपनी बेंच पर बैठ जाऊंगा, ठीक है। बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन उस दिन सब कुछ उतना शांत था जैसे कि संडे मॉर्निंग में होता है। संडे मॉर्निंग में यानी जब स्कूल ही नहीं होता है, यानी स्कूल के अंदर सन्नाटा होता है, लोग होते ही नहीं है, तो शांत होता है स्कूल। वैसे ही शांत आज भी था। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। खिड़की से, यानी अभी अंदर नहीं गए क्लासरूम के, खिड़की से देख रहे थे कि मेरे क्लासमेट्स ऑलरेडी अपनी जगह पर थे। एंड एम हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और एम हैमल भी दिखे जो कि इधर उधर वॉक कर रहे थे, अपने ख़तरनाक से रूलर को अपने आर्म के अंडर ऐसे साइड में रख करके चल रहे थे, ठीक है, इधर उधर। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और सबके सामने अंदर जाना पड़ा। यहाँ बिफोर का सेंस है सबके सामने, सबसे पहले नहीं, सबके सामने मुझे अंदर जाना पड़ा। You can imagine how I blushed and how frightened I was। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब सबके सामने दरवाज़ा खोल के मुझे अंदर जाना पड़ा तो मैं कितना ज़्यादा ब्लश्ड हो रहा था और कितना मैं डरा हुआ था, ठीक है, कितना मैं शर्मा रहा था, कितना डरा हुआ था। फिर क्या है, बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली। एम हैमल ने मुझे देखा और बहुत काइंडली उन्होंने कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस। छोटे फ्रांस, अपनी जगह पर जाओ जल्दी से। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। हम तुम्हारे बिना ही क्लास शुरू करने जा रहे थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क। मैं जल्दी से बेंच के ऊपर से जंप करके गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइड। और तब तक मुझे ज़रा सा भी मेरा डर कम नहीं हुआ था, लेकिन जब मैं बैठ गया तो थोड़ा सा डर कम हुआ। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट। अच्छा, आगे और कुछ है। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। ओके, तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरा डर तब तक कम नहीं हुआ जब तक मैंने देखा नहीं कि हमारे जो टीचर हैं उन्होंने अपना सुंदर सा ग्रीन कोट पहन रखा है, ब्यूटीफुल सा ग्रीन कोट पहन रखा है और फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी है। फ्रिल्ड शर्ट देखिए ये बनी हुई है, यहाँ पर इसकी फ़ोटो लगा दिया मैंने ताकि आप देख पाएँ। फ्रिल्ड वो होती है जिसमें यहाँ ऐसे अलग से कपड़ा जोड़कर ऐसे कर्व कर्व करके सिल दिया जाता है ना, तो ये फ्रिल्ड शर्ट है। तो अपनी फ्रिल्ड शर्ट पहना हुआ था उन्होंने और ब्लैक सिल्क कैप लगाया हुआ था और वो सब कड़ा कड़ा हुआ था। वो ऐसा यूजुअली नहीं पहनते थे सिवाय इंस्पेक्शन डे के और प्राइस डे के, वो और कभी ऐसा नहीं पहनते थे कपड़ा, ठीक है, यानी ख़ास दिन पर ही वो पहनते थे उस तरह का कपड़ा। तो जब मैंने उनको उस तरह का कपड़ा पहने देखा तो मुझे लगा ख़ास दिन और इसलिए मेरा डर थोड़ा कम हो गया। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सॉलेम। और इसके अलावा पूरा स्कूल जो था वो बहुत अजीब सा, बहुत शांत और सीरियस सा दिख रहा था। सॉलेम मतलब सीरियस। बट द थिंग दैट सरप्राइज्ड मी मोस्ट वाज टू सी ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी द विलेज पीपल सिटिंग क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स। लेकिन सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने मुझे सरप्राइज किया वो क्या थी कि जो पीछे की बेंचेस थीं, जो यूजुअली खाली रहती थी, जिस पर लोग नहीं बैठते थे, उन बेंचेस पर भी आज लोग बैठे थे। और कौन बैठे थे, विलेज पीपल बैठे थे, बिल्कुल शांति से हमारी ही तरह। ओल्ड हॉजर विद हिज थ्री कॉर्नर्ड हैट, ओल्ड हॉजर बैठे थे अपनी तिकोनी टाइप की हैट पहनकर। द फॉर्मर मेयर बैठे थे, यानी बूढ़े बूढ़े लोग बैठे थे। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर एंड सेवरल अदर बिसाइड्स। तो ये बड़े बड़े बूढ़े बूढ़े लोग वहाँ पर बैठे थे। एवरीबडी लुक्ड सैड and Hauser had brought an old primer, thumbed at the edge, and he held it open on his knees with his great spectacles lying across the pages. ठीक है, तो हर कोई वहाँ बैठा था, हर कोई सैड दिख रहा था और हॉजर जो कि अपनी पुरानी प्राइमर लेकर आए थे। प्राइमर क्या होता है, जो
ऐसी बुक होती है जिससे आप लेटर पढ़ना शुरू करते हैं, यानी फर्स्ट बुक जिसे आप कह सकते हैं, ठीक है। ABC जिसमें लिखा होता है, या दूसरे लैंग्वेज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके लेटर्स होते हैं। तो प्राइमर अपनी पुरानी लेकर के आए थे और उन्होंने उसको ऐसे रखा हुआ था, अपने नीस पर, घुटने पर रखा हुआ था, ओपन करके अपने स्पेक्टिकल्स से पेज पर स्पेक्टिकल्स रख करके वो देख रहे थे, अपने प्राइमर्स देख रहे थे वो, ठीक है। While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair and in the same grave and gentle tone, just a moment, ठीक है, gentle tone which he had used to me said, "My children, this is the last lesson I shall give you." तो जब मैं ये सारी चीज़ें सोच रहा था तभी एम हैमल अपनी चेयर पर बैठे और उसके बाद उन्होंने उसी सीरियस और जेंटल टोन में बोला जिस तरह से उन्होंने मुझसे बात की थी। उन्होंने क्या कहा, मेरे बच्चों, आज मैं अपना आखिरी लेसन देने जा रहा हूँ, लास्ट लेसन देने जा रहा हूँ। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सस एंड लॉरेन। एल्सस एंड लॉरेन जगहों के नाम है। तो कह रहे हैं बर्लिन से ऑर्डर आया है कि एल्सस और लॉरेन में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये फ्रेंच पढ़ाते थे, अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम्स टुमारो, और नए मास्टर कल आ रहे हैं। दिस इज़ योर लास्ट फ्रेंच लेसन, और ये तुम्हारा लास्ट फ्रेंच लेसन है। आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव, और मैं चाहता हूँ कि अपने लास्ट फ्रेंच लेसन में तुम बहुत अटेंटिव रहो। What a thunderclap these words were to me. मेरे लिए ये वर्ड्स कैसे बिजली की तरह कड़के, जैसे बिजली कड़कती ना, उस तरह से ये वर्ड्स मेरे लिए थे। ओह द wretches, फिर मुझे याद आया कि वो बेचारे लोग, वो जो वहाँ खड़े होके बुलेटिन बोर्ड पर न्यूज़ पढ़ रहे थे, वो मुझे याद आए। That was what they had put up at the town hall. अच्छा, तो ये वो बात थी जो वहाँ पर बोर्ड पर लगी थी। तभी उसने, जो वॉचर वहाँ पर मिला था, ब्लैक स्मिथ, तो उसने से कहा था ना कि तुम आराम से जाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत टाइम है ना। तो उसने क्यों ऐसा कहा था? इसीलिए कहा था, अच्छा, कि यहाँ पर अब फ्रेंच पढ़ाई नहीं जाएगी, अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, नया कुछ हो गया, ठीक है। तो इनके माइंड में आया, माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट। कहना ये मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन होगा, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो मुश्किल से ही कुछ लिखना आता है, यानी मुझे लिखना भी ठीक से नहीं आता। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, और मैं अब फ्रेंच और बिल्कुल भी नहीं पढ़ूंगा। आई मस्ट स्टॉप देयर। देन ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन्स, और मुझे मतलब यहीं रुक जाना होगा, मैं इसके आगे फ्रेंच नहीं पढ़ूंगा। अब ये अपने आप में बात करने लगते हैं कि मैं कितना सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैंने अपने लेसन्स ठीक से नहीं पढ़े। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, कि मैं अपने लेसन्स पढ़ने के टाइम पर बर्ड्स के एग्स सीख करता था, और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, सार एक रिवर का नाम है, सार के पास मैं खेलता रहता था, और इन सब कामों में मैं अपने लेसन्स को डॉज करता था, लेसन से बचता था, और मैंने लेसन्स नहीं सीखे। My books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry, my grammar and my history of the saints were old friends now that I couldn't give up. और मेरी बुक्स जो थोड़ी देर पहले मुझे बेवकूफ़ी से भरी लगती थी, मुझे बहुत भारी लगती थी, मेरी ग्रामर की बुक और मेरी हिस्ट्री, जो मेरे सेंट्स की हिस्ट्री है वो, और वर ओल्ड फ्रेंड्स नाउ, वो सब पुराने दोस्त अब मतलब ऐसे लगने लगे थे कि वो मेरे पुराने दोस्त हो गए हैं, और मैं अब उन्हें छोड़ नहीं सकता। यानी थोड़ी देर पहले मुझे वो बुक्स लग रही थी कि बेकार हैं, मुझे बर्डन लग रही थी, लेकिन अब जब मुझे पता चला कि कल से ये सब मेरे साथ नहीं होगा, तो वो मुझे मेरे पुराने दोस्तों की तरह लगने लगी और मैं उन्हें छोड़ नहीं सकता था। एंड एम हैमल टू, और अब मैं एम हैमल से भी दूर होने की नहीं सोच सकता था।
The idea that he was going away, that I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और जब ये ख्याल मेरे माइंड में आया, ये आइडिया मेरे माइंड में आया कि वो जा रहे हैं और अब मैं उन्हें दोबारा कभी देख नहीं पाऊंगा, तो इससे मैं उनके रूलर और उनका जो क्रैंकी सा बिहेवियर, सनकी सा बिहेवियर था, वो सब मैं भूल गया। अब मुझे लगने लगा मैं उन्हें दोबारा देख नहीं पाऊंगा। Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes, and now I understood why the old men of the village were sitting there in the back of the room. और वो बेचारे आदमी यानी एम हैमिल आज लास्ट लेसन के ऑनर में इन्होंने अपना संडे क्लोथ्स पहना हुआ है ना, उसको ऑनर करने के लिए कि लास्ट लेसन है। और अब मैं समझा कि ये ओल्ड मैन विलेज के क्यों यहाँ बैठे थे। इट वॉज बिकॉज दे वर सॉरी टू, क्योंकि ये भी सॉरी थे, ये भी सॉरी फील कर रहे थे दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि ये ज़्यादा स्कूल नहीं गए। It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service and of showing their respect for the country that was theirs no more. और उनकी तरफ से ये एक तरह से थैंक था, वो थैंक कहना चाह रहे थे हमारे मास्टर को जो 40 years तक उन्होंने अपनी फेथफुल सर्विस दिया है ना, रिस्पेक्ट शो किया अपनी कंट्री के लिए, जो कि अब उनकी नहीं रह गई। जिस कंट्री के लिए 40 years तक उन्होंने सर्व किया, अब वही उनकी नहीं रह गई। While I was thinking of all this, I heard my name called. और जब मैं ये सब कुछ सोच रहा था तो मैंने अपना नाम सुना। It was my turn to recite. अब मेरी बारी थी पढ़ने की, रीड करने, रिसाइट करने की, सुनाने की। What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud and clear and without one mistake. मुझे लगा कि क्या होता, मतलब अगर क्या होगा अगर मैं सारे रूल्स जो पार्टिसिपल के हैं वो एक साथ लाउड और क्लियर वॉइस में बिना गलती के नहीं बोल पाऊंगा, तो वो सारे खतरनाक रूल्स जो पार्टिसिपल के हैं वो मैं नहीं बोल पाऊंगा तो क्या होगा। बट आई गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, ठीक है, लेकिन मैं पहले ही वर्ड्स में मिक्सड अप हो गया। एंड स्टूड देयर, और वहीं खड़ा रहा, होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, अपने डेस्क को पकड़कर, माई हार्ट बीटिंग एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, मेरा दिल धड़क रहा था और मैं ऊपर की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था क्योंकि मुझे अपना लेसन नहीं आ रहा था, ठीक है, और मैं शर्मिंदा था। आई हर्ड एम हेमल से टू मी, मैंने सुना एम हेमल ने मुझसे कहा, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रांस, लिटिल फ्रांस मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा। You must feel bad enough, तुम खुद ही बहुत बुरा फील कर रहे होगे। See how it is, देखो कैसा है। Every day we have said to ourselves, bah, I have plenty of time, I'll learn it tomorrow। देखो ऐसा है कि हम हर रोज़ अपने आप से कहते हैं कि अरे अभी बहुत टाइम है, कल पढ़ लेंगे, कल सीख लेंगे। And now you see where we have come out, और देखो अब हम कहाँ पहुँच गए। That's a great trouble with Alsace। Alsace जगह का नाम है, कह रहे हैं Alsace के साथ यही तो सबसे बड़ी परेशानी है। She puts off learning till tomorrow। Alsace वो जगह है जो अपनी लर्निंग को अगले दिन पर टाल देती है। देखिए जब आप किसी प्लेस को एज अ मदरलैंड एक्सप्रेस करते हैं तो उसके लिए प्रोनाउन शी लिखते हैं, ठीक है, तो Alsace उनकी मदरलैंड थी इसलिए ये शी कह रहे हैं। तो एल्सिस की परेशानी क्या है कि वो अपनी चीज़ों को अगले दिन पर, अपनी लर्निंग को अगले दिन पर टाल देती है। एल्सिस के लोग टाल देते हैं, राइट। नाउ दोज फेलोज आउट देयर, अच्छा यहाँ पर पता है क्या है, यहाँ पर सिनिक डकी है। सिनिक डकी क्या होती है? सिनिक डकी होता है आपका एक लिटरेरी एलिमेंट, ठीक है। तो जब आप किसी एक चीज़ से वहाँ के पूरी चीज़ों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वहाँ सिनिक डकी होती है, या पूरी चीज़ों से एक चीज़ को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो भी सिनिक डकी होती है। तो शी कह के ये एल्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन ये बात एक्चुअली है वहाँ के लोगों के बारे में कि लोग कल पर टालते हैं, है ना, तो यहाँ सिनिक डकी है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं
Now those fellows out there will have the right to say to you, how is it you pretend to be a Frenchman, and yet you can neither speak nor write your own language. कहना अब वो जो लोग बाहर हैं उन्हें ये कहने का हक है कि वो तुमसे कह सकें, वो कहेंगे कि तुम अपने आप को फ्रेंचमैन बताते हो, फ्रेंचमैन बनने का दिखावा करते हो, और जबकि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज ना तो बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो. बट यू आर नॉट द वर्स्ट पुअर लिटिल फ्रांस. लेकिन पुअर लिटिल फ्रांस, तुम सबसे बुरे नहीं हो. वी हैव ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच आवरसेल्व्स विद. हम सब में कमियां हैं, खामियां, हम सबके पास पछतावे के लिए कुछ ना कुछ है. Your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान नहीं थे जितना उन्हें होना चाहिए था कि तुम्हें वो पढ़ाएं. तुम्हें पढ़ाने के लिए तुम्हारे पेरेंट्स इतना परेशान नहीं थे. They preferred to put you to work on a farm or at the mills so as to have a little more money. And I have been to blame also. ठीक है, तो तुम्हारे पेरेंट्स उतना परेशान नहीं थे, चिंतित नहीं थे तुम्हें पढ़ाने के लिए जितना होना चाहिए था. वो तुम्हें किसी न किसी काम में लगाते थे, फार्म के काम में या मिल के काम में, ताकि थोड़ा और पैसा बना सकें. और मुझे भी ब्लेम करना चाहिए. Have I not often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? मैंने कई बार ऐसा नहीं किया कि तुम्हें लेसन्स, जब तुम सीख रहे हो, तुम्हें जिस वक्त लेसन सीखना चाहिए उसकी बजाय मैंने तुमको अपने फ्लावर्स को वाटर करने के लिए नहीं भेज दिया. एंड when I wanted to go fishing, did I not just give you a holiday? और जब मैं फिशिंग के लिए जाना चाहता था तब मैंने तुम्हें हॉलीडे नहीं दिया, मैंने तुम्हें हॉलीडे दे दिया. Then from one thing to another, M. Hamel went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world, the clearest, the most logical, that we must guard it among us and never forget it, because when a people are enslaved, as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. ठीक है, तो क्या कह रहे हैं, इसी तरह एक के बाद एक चीज़ वो करते गए, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में बात करते गए. और फिर उन्होंने कहा कि ये दुनिया की सबसे सुंदर भाषा है और सबसे ज़्यादा साफ़ है, सबसे ज़्यादा लॉजिकल है, और हमें इसको बचाना होगा, इसे सेव करना होगा, गार्ड करना होगा, और कभी भूलना नहीं होगा. क्योंकि लोग जिन्हें ग़ुलाम बना लिया जाता है, एनस्लेव कर लिया जाता है, जब तक वो अपनी लैंग्वेज जानते हैं, याद रखते हैं, तो ये समझ लो तब तक उनके पास उस जेल की चाबी है जिसमें वो कैद हैं. ठीक है. Then he opened a grammar and read us our lesson. ग्रामर वैसे अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब ये किसी बुक के सेंस में आता है, ग्रामर की बुक के सेंस में, तब काउंटेबल हो जाता है. तो यहाँ ग्रामर की बुक के सेंस में है. तो उन्होंने फिर एक ग्रामर की बुक खोली और हमारा लेसन फिर उन्होंने रीड किया, हमारे लिए एक लेसन रीड किया. आई वॉज अमेज टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट. और मैं अमेज था कि मैं आज उस लेसन को कितना अच्छे से समझ रहा था. ऑल ही सेड सीम्ड सो ईजी आई थिंक टू दैट आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली. सब कुछ वो जो कुछ बोल रहे थे वो इतना आसान, इतना ज़्यादा आसान लग रहा था. और तब मुझे ये लगा कि मैंने पहले इतना केयरफुली कभी सुना ही नहीं. अगर मैं सुनता तो वाकई चीज़ें आसान थी, मैं सीख सकता था. And that he had never explained everything with so much patience. और ये भी लग रहा था कि शायद उन्होंने इतने पेशेंस के साथ पहले कोई चीज़ एक्सप्लेन नहीं की. It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away and to put it all into our heads at one stroke. और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बेचारे आदमी चाह रहे थे कि उनको जो कुछ पता है वो सब कुछ हमें दे करके जाएं, जाने से पहले हमें दे दें, और सब कुछ एक ही बार में हमारे दिमाग में, हमारे माइंड्स में डाल दें. आफ्टर द ग्रामर वी हैड अ लेसन इन राइटिंग. ग्रामर के बाद राइटिंग में हमारा एक लेसन था. That day M. Hamel had new copies. उस दिन M. Hamel के पास नई कॉपीज़ थी for us, written in a beautiful round hand, France Alsace. उस दिन क्या था, उनके पास हमारे लिए नई कॉपीज़ थी जिसमें राउंड हैंड में बड़ा ही सुंदर सा लिखा हुआ था France Alsace. ठीक है.
They looked like little flags floating everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. वो ऐसा लग रहा था कि जैसे छोटे छोटे झंडे हैं जो हमारे डेस्क के टॉप पर रॉड से लटके हुए हैं, रॉड पर टंगे हुए हैं और चारों तरफ फ्लोट कर रहे हैं हमारे स्कूल रूम के, यानी जैसे लग रहा था चारों तरफ झंडे फैले हुए हैं. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. आपको देखना चाहिए था, यानी ऐसी वो कंडीशन थी कि लोग देखें कि कितने अच्छी तरह से सब सारे लोग बैठे थे और कितने शांत थे सब. The only sound was the scratching of the pens over the paper. सिर्फ एक ही साउंड पूरे क्लास में था, वो भी किस चीज़ का, जब लोग पेन चला रहे थे पेपर पे तो उसका जो स्क्रैच साउंड होता है वही आ रहा था. Once some beetles flew in. एक बार ये भी हुआ कि कुछ बीटल्स छोटे छोटे कीड़े होते हैं उड़ने वाले, पतंगे जिन्हें हम कहते हैं, वो उड़कर अंदर आए. बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू देम. लेकिन किसी ने भी उन पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया. नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस. यहाँ तक कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो हर एक चीज़ पर ध्यान देते हैं, उनका माइंड हर एक चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होता है, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया. लिस्ट जो सबसे छोटे थे, हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स, जो अपने फिश हुक्स पर ट्रेस कर रहे थे. फिश हुक्स से मतलब क्या है, जैसे छोटे बच्चों को अलग अलग तरह के पैटर्न्स बनाने को दिए जाते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन पैटर्न्स होते हैं इस तरह से, मान लीजिए, है ना. तो वो इसको ट्रेस कर रहे होते हैं इसी के ऊपर, जैसे लाइन के ऊपर लाइन चला रहे हैं ना, तो ट्रेस कर रहे हैं, है ना. तो फिश हुक्स मतलब ऐसे जो सर्कुलर होते हैं, है ना. तो सर्कुलर टाइप के जो क्या कह सकते हैं, फिगर्स कह लीजिए, उसको ट्रेस कर रहे थे, उस पर बार बार पेन चला रहे थे. वो भी छोटे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया. एज इफ दैट वॉज फ्रेंच टू, यानी वो उन ट्रेसेस को भी इतना सीरियसली कर रहे थे कि जैसे वो भी फ्रेंच हो, है ना, वो भी जैसे फ्रेंच हो, यानी वो उसको भी इतनी रिस्पेक्ट दे करके कर रहे थे सीरियसली. ऑन द रूफ द पिजन्स कूड वेरी लो. और छत पर कबूतर बहुत धीमे अपनी आवाज़ जैसे वो निकालते हैं गुटुरगों की कर रहे थे. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने अपने आप में सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स, कि वो जो लोग जो फ्रेंच यहाँ से हटा रहे हैं, क्या वो पिजन्स को भी जर्मन लैंग्वेज में अब गाना गवाएंगे, यानी क्या पिजन्स से भी अब वो फ्रेंच छीन लेंगे. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. और जब भी मैं अपनी राइटिंग से ऊपर उठा के मुंह अपना देखता एम हैमल को, तो देखता कि वो एकदम मोशनलेस से चेयर पर बैठे हैं और एक के बाद एक चीज़ को वो लगातार एकदम गौर से, एकदम ध्यान से देख रहे हैं, जैसे कि वो हर एक छोटी से छोटी चीज़ को भी अपने माइंड में सेव करना चाहते हों कि उस स्कूल में, छोटे से स्कूल में सारी चीज़ें कैसी थीं. Fancy. For 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. तो कितनी ये फैंसी की बात है कि 40 साल तक वो वहाँ थे, जिनके स्कूल में खिड़की के बाहर गार्डन था और अंदर रूम था, क्लासरूम था, और ये सब कुछ उनके सामने था, वैसा का वैसा ही, just like that, वैसा का वैसा ही. Only the desk and benches had been worn smooth. सब कुछ वैसा था, लेकिन सिर्फ थोड़ा ही सा फ़र्क पड़ा था कि डेस्क और बेंचेस ज़्यादा यूज़ करने से ऐसे ऊपर से चिकनी चिकनी सी लगने लगती है ना, शाइनी सी हो जाती है, तो वैसी हो गई थी. And the hopvine that he had planted himself twined about the windows to the roof. और hopvine जो उन्होंने खुद ही प्लांट किया था वो बड़े हो गए थे और आपस में से लिपट करके विंडोज से रूफ तक पहुंच गए थे. बस यही चीज़ें चेंज हुई थी, बाकी सब कुछ सेम था. How it must have broken his heart to leave it all, poor man.
कितना उनका दिल टूटा होगा इन सब चीज़ों से, यानी इस तरह से सब कुछ छोड़कर जाना, सब कुछ छोड़कर जाने से किस तरह उनका दिल टूटा होगा बेचारे। To hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. और कितना उनका दिल दुख रहा होगा इस चीज़ से कि वो अपनी सिस्टर को, यानी वो उनका घर भी था ना, स्कूल के ऊपर ही वो रहते भी थे, तो ऊपर उनके सिस्टर अपने ट्रंक्स यानी कि जो बकस होते हैं ना, बॉक्स पड़े स्टील वगैरह या टिन वगैरह के, तो वो अपने ट्रंक्स पैक कर रही थी, तो ट्रंक्स की आवाज़ उनको आ रही थी, तो और उनको अगले दिन कंट्री छोड़कर जाना था, तो इससे उनका दिल कितना दुख रहा होगा। बट ही हैड द करेज टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनके पास हर एक लेसन को लास्ट तक हेयर करने का करेज था। आफ्टर द राइटिंग ही हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, राइटिंग के बाद हिस्ट्री में लेसन था। एंड देन द बेबीज चैंटेड देयर बा बेबी बो बू, और फिर उसके बाद बच्चे अपना जैसे पढ़ते हैं ना एक साथ एक टोन में, बा जैसे ए फॉर एप्पल वाला, वैसे ये बा बेबी बो वगैरह पढ़ रहे थे। डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands spelled the letters with them। और पीछे की बेंच पर उसी रूम में ओल्ड हॉजर, जस्ट अ मोमेंट, एसी बहुत चिल्ड हो गया है, मैं बंद कर दूं भाई, तबीयत ख़राब हो जाएगी मेरी। ओके, तो क्या कह रहे हैं कि ओल्ड हॉजर जिन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लगा रखे थे, उन्होंने अपने स्पेक्टिकल्स लगा दिए और उनके हाथ में अपना वही प्राइमर यानी फर्स्ट बुक जो होती है वो प्राइमर उनके हाथ में थी, दोनों हाथ में ले करके वो भी स्पेल कर रहे थे लेटर्स को उन्हीं बच्चों के साथ। You could see that he too was crying, और आप देख सकते थे कि वो भी रो रहे थे। His voice trembled with motion, उनकी आवाज़ इमोशन से काँप रही थी, ट्रेम्बल हो रही थी। एंड इट वॉज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, और जिस तरह से उनकी आवाज़ काँप रही थी, वो लेसन रिपीट कर रहे थे, बहुत फ़नी लग रहा था, इतना फ़नी कि हम सब हंसना चाह रहे थे और चीखना, है ना, चाह रहे थे। एंड हाउ वेल आई रिमेंबर इट दैट लास्ट लेसन, और मुझे कितने अच्छी तरह से याद है वो आखिरी लेसन। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, फिर अचानक चर्च की क्लॉक में 12 बजे। देन द एंजेलस, फिर एंजेलस प्रेयर, एक प्रेयर होती है, वो स्टार्ट हुई। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूशियंस रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर आवर विंडोज़, और उसी वक्त जो प्रूशियन सोल्जर्स जो थे, जो मार्च पर गए थे, वो मार्च से वापस लौट रहे थे, तो उनकी बिगुल वगैरह बजने की आवाज़ हमारे विंडो से आने लगी। एम हैमल स्टूड अप वेरी पेल इन हिज चेयर, एम हैमल अपनी चेयर पर खड़े हुए, अपनी चेयर मतलब चेयर के पास खड़े हैं, ऑब्वियसली चेयर पर नहीं, जो कि बहुत पेल मतलब बहुत वीक से, बहुत डल से लग रहे थे। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, और जब वो खड़े हुए तो मुझे जैसे मतलब मैंने उनको कभी इतना ऊंचा नहीं देखा था। माई फ्रेंड्स सेड ही, मेरे दोस्तों, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई थिंक चेयर पर ही खड़े हो गए थे तभी इतने टॉल हैं, है ना। चलिए, तो कह रहे हैं मेरे दोस्तों, आई जैसे वो बोलने चले मैं, बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन ऐसा लगा जैसे किसी चीज़ ने उनका गला एकदम से पकड़ लिया हो, यानी उनकी आवाज़ नहीं निकली। ही कुड नॉट गो ऑन, वो आगे बोल नहीं पाए। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वो ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा उठाया। एंड बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और फिर अपनी पूरी ताकत को इकट्ठा करके एक साथ करते हुए, ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा वो लिख सकते थे उतना बड़ा उन्होंने लिखा, वी विल लिव फ्रांस, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। Then he stopped and leaned his head against the wall, फिर वो रुक गए, इतना ही लिख करके वो रुक गए और उन्होंने अपना सर ऐसे दीवार पर टिका लिया और
and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed, you may go. और बिना कुछ बोले उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया, जेस्चर किया कि स्कूल डिसमिस हो गया है, अब तुम लोग जा सकते हो. ठीक है. तो इस चैप्टर से हमें ये लर्निंग मिलती है कि जब हमारे पास टाइम है सीखने का तभी हमें सीख लेना चाहिए, वरना एक टाइम ऐसा आ सकता है कि जब हम सीखना चाह रहे हों और ना सीख पाएँ, है ना. तो ये है. ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पर एंड हुआ. अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स डिस्कस करूँगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद.